नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लखवर डैम के बारे में। लखवर डैम को हाल ही में केंद्र सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन इस डैम से रिलेटेड कई सारी आपत्तियां उठाई जा रही हैं एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। उनमें से एक मेजर इशू ये भी है कि ये दिल्ली में फ्लडिंग कॉज करवा सकता है। तो ये डैम एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर है? यमुना में है। वैसे आप मैप देखकर शायद समझ ही गए होंगे यहाँ पर, तो यमुना नदी पर स्थित है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट इससे बेनिफिट करेंगे, क्या है इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये डैम और इसका अप्रूवल चर्चा में इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो उत्तराखंड में ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था, जो त्रासदी हुई थी, उससे केवल 2 दिन पहले इसको अप्रूवल मिला था। तो अब इस पर और ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि ऑलरेडी हम इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं हिमालय में, तो क्या इस तरह के डैम्स को अप्रूवल मिलना चाहिए? तो आइए पहले तो इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। तो लखवर डैम बनेगा यमुना नदी पर, और यमुना नदी की भी हम अगर बात करें तो स्पेसिफिकली उत्तराखंड में जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है वहां पर यमुना नदी बहती है, उस पर यह डैम बनेगा। तो यहां पर ये जो मैं माउस से पॉइंट कर रहा हूं, ये रफली यमुना नदी का पाथ है। चलो आप यहां पर देख लो, थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं। देखो ये है देहरादून और यहां पर बह रही है देहरादून में यमुना नदी। थोड़ा सा इसको हम जूम इन करके देखते हैं। यहां पर आपको लखवर लिखा हुआ दिख गया होगा, तो इसी के पास में यहां पर ये डैम की अप्रोक्सीमेट लोकेशन है। और एक व्यासी डैम ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, वो थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम स्थित है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यमुना नदी का जो ये वाला हिस्सा है, ये यमुनोत्री से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इट इज हार्डली 120 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यमुनोत्री। तो ये यमुना नदी का जो शुरुआती भाग है वो वाला हिस्सा है जहां पर ये डैम बनना प्रपोज्ड है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड राज्य में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा स्पेशल क्लासेस में फ्री पढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन परचेस करने के बाद आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस का फायदा उठा सकते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस है जिस टीचर की जब चाहे आप क्लास देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के कोर्स हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको क्लासरूम कोचिंग का पूरा बेनिफिट मिलेगा। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगी एक मेंटोर के द्वारा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप इन कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको कोड यूज करना है महिपाल, तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए 2 साल की तैयारी के लिए 72,000 वाला ये 24 मंथ सब्सक्रिप्शन परचेस करना है, तो आप 72,000 पे मत कीजिए, यूज द कोड महिपाल एंड यू हैव टू पे 64,800 रुपीज। तो ये सारे कोर्सेज पर महिपाल कोड आप लगाकर 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और ये सीएसई ऑप्शनल की तैयारी पर भी लागू है। और अगर आप 2 कोर्सेज को एक साथ परचेस करना चाहते हैं बंडल्ड रूप में, तो आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अलग अलग इन कोर्सेज को परचेस करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कंपेयर टू अगर आप इस बंडल्ड पैकेज को अवेल करते हैं। अनअकैडमी समिट 2.0 20 और 21 फरवरी को जारी है। आज 20 फरवरी को ये हो चुकी है और 21 फरवरी को कल और कई सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाइए, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो महिपाल कोड यूज करते हुए रजिस्टर कीजिए, और इस अनअकैडमी समिट 2.0 में जो बेहतरीन स्पीकर्स आ रहे हैं, देश के नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, उनकी बातों को आप सुन सकते हैं। और याद रखिए, ना केवल सिविल सर्विसेज बल्कि देश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लगभग सभी की तैयारी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। और इनके कोर्सेज को परचेस करने के लिए आपको कोड यूज करना है महिपाल, तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट सभी पर मिल जाएगा। अब 4 फरवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लखवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया। यमुना नदी पर यह प्रोजेक्ट बनेगा। 300 मेगावाट का इसमें बिजली उत्पादन होगा। तो यहाँ पर 3 इसके यूजेस होंगे। पहला, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो, बिजली उत्पादन तो होगा ही, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि एक डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। लेकिन इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो उत्तराखंड में नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड तो देखो पहाड़ी एरिया है। तो इरिगेशन का मेन फायदा किन राज्यों को होने वाला है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ तक इसका इरिगेशन का बेनिफिट मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर का भी। तो इन सभी राज्यों का इसमें कुछ ना कुछ शेयर रहेगा, और इसी शेयर के कारण इन सबको इरिगेशन या ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मैंने आपको मैप में वैसे बता ही दिया था लाइव, और अब ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उनकी सहूलियत के लिए मैं ये हमेशा एक तरह से स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ। तो लखवर डैम की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लोहारी गांव है, उसके पास में स्थित है। तो 330 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एडिशनल वाटर यहाँ पर स्टोर होगा डैम में, और उत्तराखंड को 572 मेगावाट बिजली हर साल मिलेगी इस प्रोजेक्ट से।
इसकी पूरी कॉस्ट होगी लगभग 5,500 करोड़ से 6,000 करोड़ के बीच में। 5,747 इज द एग्जैक्ट फिगर ये सब याद मत किया करो कि कितने का प्रोजेक्ट है, एक अंदाजा रखा करो कि 6,000 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें से 90% पैसा तो केंद्र सरकार देगी, जिसमें इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट वाला जो खर्चा है वो पूरा केंद्र सरकार के बजट के द्वारा पूरा किया जाएगा। जो बाकी का 10% है वो 6 राज्य आपस में बांटने वाले हैं। तो ये जो 6 राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल उत्तराखंड को इससे फायदा नहीं होगा, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, ये सब इसमें शामिल है, इसीलिए सब थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। और ये वैसे कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है राज्यों के लिए उनके बजट के अनुसार, तो इसीलिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 90% कॉस्ट इसकी केंद्र सरकार उठाने वाली है। अब यहां पर होगा क्या, एक डैम बनेगा, 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम बनेगा यमुना नदी पर, और इसके कारण यमुना नदी पर जो रिजर्वॉयर बनेगा, यानी डैम के बाद जो पीछे पानी स्टोर होता है, वो 40 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था 1980 के दशक में, और इनिशियली यहां पर एक बड़ा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसमें व्यासी रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनना था। 2 यूनिट होते इसमें 60 मेगावाट ईच के, और ये लखवर HEP से डाउनस्ट्रीम होता। तो अभी जो व्यासी प्रोजेक्ट है उस पर तो काम चल रहा है ना, लेकिन जो लखवर वाला प्रोजेक्ट है उसको अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो 87 में ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया था, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क रोक दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। 2014 में व्यासी HEP पर काम शुरू हो गया, और 2018 में भारत सरकार और 6 राज्यों के बीच में एक MOU हुआ था कि अब न केवल व्यासी बल्कि लखवार व्यासी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को एक साथ पूरा किया जाएगा। याद रखना कि अपस्ट्रीम डैम कौन सा है, लखवर, ठीक है, लखवर इज अपस्ट्रीम, और उससे फिर यमुना थोड़ी नीचे बहती है, तो कुछ किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पर है व्यासी। ओके, तो ये दोनों मिलकर लखवर व्यासी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को बनाते। तो सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन 2019 में NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि पहले EAC से अप्रूवल लाओ। EAC क्या होता है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है, उसका अप्रूवल लाया जाए, फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, तो देखो इसको अप्रूव किया गया था उत्तराखंड में जो वो ट्रेजेडी हुई उससे केवल 1 या 2 दिन पहले, ऑफिशियल अप्रूवल 2 दिन पहले आ गया था, न्यूज में अगले दिन आया था। तो ये काफी चर्चा में आ गया कि अभी जब इस तरह के हम डिजास्टर्स देख रहे हैं तो ऐसे में क्या नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो उत्तराखंड वाला जो ग्लेशियल बस्ट हुआ था उसमें भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण नदी का जो रास्ता है वो रुक गया, ऐसा कई एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं, और उसके कारण ये फ्लड एम्पलीफाई हो गया। वरना नदी का जो नेचुरल रास्ता है उसमें इतनी जगह होती है कि पानी आराम से बहकर चला जाता, लेकिन उसने पूरा एक प्रोजेक्ट को ही बहा दिया, तोड़ दिया, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल मैन मेड क्रिएशन था। तो अब यहां पर डर यह है कि लखवर प्रोजेक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा डैम बनेगा, 40 किलोमीटर इसमें रिजर्वायर है लंबा, तो ये यमुना नदी को एक तरह से मृत कर देगा, ये यमुना नदी के फ्लो को खत्म सा कर देगा, जिसके कारण यूपी और हरियाणा के किसानों को अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पर इनके असर आएगा। दूसरा डर इस डैम के बनने से क्या होगा कि यमुना नदी में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजर्वायर है। तो मान लो कभी तेज बारिश होती है, कहीं क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फट जाता है, तो डैम में गेट्स खोलने पड़ेंगे, और इतना बड़ा रिजर्वायर जब उससे पानी का फ्लो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में दिल्ली जैसे शहरों को नुकसान हो सकता है। तो ये 2015 का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, तब भी इस बारे में न्यूज आर्टिकल आया था कि अगर ये डैम बन जाता है लखवर व्यासी तो फिर दिल्ली में बाढ़ की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल दे दिया गया था 1987 में, क्योंकि उस समय कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वगैरह नहीं होता था, ना कोई कानूनी इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो 1987 में जब एनवायरमेंटल लॉज की अंडरस्टैंडिंग काफी अलग थी, उस समय इसे अप्रूव कर दिया गया था और इसको असेसमेंट से एग्जेम्प्ट रखा गया था बाद में भी, क्योंकि जो EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट ऑफ 2006 आया है उसमें ये कहा गया है कि ये पुराने प्रोजेक्ट जो हैं उनके लिए जरूरी नहीं है। तो क्योंकि ये तो 87 में ही क्लियर हो गया था, काम भी चालू हो गया था, तो भले इसका काम रुक गया हो, फिर से शुरू किया गया, लेकिन इस EIA कानून 2006 के तहत इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि देखो वो समय अलग था, अब ये समय अलग है, तो चाहे अब डैम 2014 में फिर से काम उस पर शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें केवल ये बात करी गई है कि पेड़ों को नुकसान होगा। अब पेड़ों के नुकसान से क्या बात है, अब एक डैम का कितना लंबा इंपैक्ट होता है, कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है, ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ना तो कोई कम्युनिटी इंपैक्ट असेसमेंट है, ना ही डिजास्टर इंपैक्ट असेसमेंट है, कोई भी इस तरह का असेसमेंट यहाँ नहीं हुआ है। तो लखवर व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितनी है, तो इसीलिए इसमें एक प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी करवानी बहुत जरूरी है। 2015 में
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें यह कहा गया कि लखवर एचईपी ये यमुनोत्री से केवल 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जस्ट 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रिवर। तो जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है, केवल उससे 100 किलोमीटर के दायरे में अगर इस तरह का बड़ा डैम बनेगा और उसमें 40 किलोमीटर का रिजर्वॉयर है, तो पीछे यमुना का फ्री फ्लो कितना बचा? हार्डली 70-80 किलोमीटर। तो यमुना तो एक तरह से एक तालाब बन गई, एक तालाब की तरह बन गई, 40 किलोमीटर लंबा तालाब है। तो इससे क्या नुकसान होगा? बायोडाइवर्सिटी को, मछलियों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मछलियां एक जगह पर नहीं रहती हैं, नदी में मछलियां एक से दूसरी जगह जाती हैं अपने प्रजनन के लिए। तो ऐसे में जो महसीर फिश होती है जो इस नदी में पाई जाती है, उसकी पॉपुलेशन पर इंपैक्ट होगा। तो देखो ये साइट जो है ना, अगलर नदी से डाउनस्ट्रीम है। अगलर यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है और इस नदी के अंदर ये गोल्डन महसीर मछली हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि जब 2013 में उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे, उस समय कई जगह लैंडस्लाइड्स हुई थी। और उसके अलावा जब भी भूकंप आता है तो ये देखा गया है कि इस एरिया में काफी लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो ये एरिया 2013 में भी लैंडस्लाइड्स हुई थी वहां पर, और जब भी भूकंप आते हैं तब भी यहाँ लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं। तो ये एक अर्थक्वेक प्रो एरिया है और इसीलिए यहाँ पर डैम बनाना सही होगा या नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखो काम चल रहा है, व्यासी एचईपी साइट जो है उस पर तो काम चल रहा है, और उससे कुछ किलोमीटर अपस्ट्रीम यहाँ पर लखवर डैम के लिए भी बेसिक ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका था। और यहाँ देखो ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड्स होती हैं भूकंप के बाद में। तो ये एरिया काफी नजदीक है, इसीलिए ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस जगह पर इतना बड़ा डैम बनाना सही होगा या नहीं। ये व्यासी एचईपी का एक फोटोग्राफ है, तो देखो आप देख ही सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन काफी ढांचा यहाँ पर इसका खड़ा हो चुका है। अब 2019 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यह कहा अथॉरिटीज को कि अभी व्यासी का भी काम रोक दो, और जब तक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ईएसी अप्रूवल नहीं देती है लखवर प्रोजेक्ट को, लखवर व्यासी प्रोजेक्ट को, तब तक इसका काम रोक दिया जाए। अब लेकिन 2020 में क्या होता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो कानून है, एक्ट है, उसी में बदलाव करने की सरकार ने कोशिश करी 2020 में। उसके लिए नए रूल्स बनाए गए और इन नए रूल्स में ये लिखा है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो इरिगेशन, खेती के लिए या फिर बड़ा कंस्ट्रक्शन या एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। जनरली इस कानून में, EIA वाला जो कानून है उसमें 2006 में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई बड़ा डैम बन रहा है मान लो, तो उसमें पब्लिक कंसल्टेशन होना जरूरी है। जिन लोगों के जीवन पर असर आएगा उन लोगों से बातचीत करके उनके जीवन के ऊपर क्या असर होगा, उनसे कंसल्टेशन का ये प्रोसेस बहुत जरूरी था। लेकिन 2020 वाले कानून ने इन रूल्स को मॉडिफाई कर दिया है कि अब उस पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ दिन पहले एक न्यूज आ रही थी कि नीति आयोग ग्रीन वर्डिक्ट्स के इकोनॉमिक इंपैक्ट को स्टडी करेगा, यानी कि जहां जहां पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किसी बड़े प्रोजेक्ट को रोका है तो उसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, इसको नीति आयोग ट्रैक करेगा, उस पर एक प्रॉपर स्टडी करेगा। तो आप लोगों का इस पर क्या मानना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही सब कुछ होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स के लिए, स्पेशली पीपल हु आर देयर वर्किंग इन नीति आयोग, क्योंकि सरकार का भी स्ट्रेस बार बार इसी पर रहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स अटकने नहीं चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। स्पेशली अगर आप में से कोई उत्तराखंड से है और उस एरिया से है तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बने, आपके वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन प्रकृति को नुकसान होगा, लैंडस्लाइड्स आएंगे, तो व्हाट डू यू वांट? ये भी मुझे कमेंट में जानना है, स्पेशली फ्रॉम पीपल हु आर लिविंग इन हिमालय। चाहे आप उत्तराखंड, हिमाचल, कहीं पर भी रह रहे हो, आप इसके बारे में जवाब जरूर दीजिएगा। जाते आते आपसे बस एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने पिछले साल 2020 में ये रिसर्च करके पता किया था कि अब 2020 में सोलर एनर्जी दुनिया की सबसे सस्ती एनर्जी है। सोलर पावर इज द चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर एनर्जी टुडे। तो इसीलिए क्यों ना हम सोलर एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करें बजाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के। आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि USA अपने कई सारे डैम्स को तोड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो मैं उस पर भी बना दूंगा। वैसे आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्यों डैम्स को तोड़ा जा रहा है, बट स्टिल वी कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। और आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल हिस्ट्री के, पॉलिटी के जो बेसिक स्टैटिक वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। गिव मी अ फ्यू डेज, आई एम ऑल्सो चार्टिंग आउट अ प्लान, तो उसको हम कवर करेंगे, डेफिनेटली कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं करंट अफेयर्स पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।